गीता अपनी बहू मिहिका के साथ रहती थी। मिहिका और गीता ससुर जयदीप और पति विनीत के लिए आज खास खाना बना रही होती हैं, क्योंकि आज बाप बेटे जयदीप और विनीत दोनों बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे और उनके लिए उनकी बीवियां टिफिन बना रही थी। लीजिए विनीत के पापा, आपका टिफिन पैक हो चुका है। और विनीत, ये तुम्हारा टिफिन। आहा हा क्या खुशबू है भाई, वाह मजा ही आ गया। अरे तुम दोनों सास बहू सच में मास्टर शेफ हो, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। जयदीप और विनीत घर से निकल जाते हैं, लेकिन जिस एरोप्लेन में वो दोनों बैठते हैं वो क्रैश हो जाती है और प्लेन में सवार आधे यात्रियों की मौत हो जाती है, जिनमें से एक जयदीप भी होता है। लेकिन विनीत बच जाता है और वो अपने पैरों और हाथों से अपाहिज हो जाता है। अपने पापा के जाने से विनीत बहुत टूट जाता है। गीता अब विधवा हो चुकी थी। वो गहरे सदमे में जाती है। मिहिका उसे सांत्वना देती है। बस माँ जी, बस, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। हाँ बहू, विनीत भी अब अपाहिज हो गया है। हमें हमें उसकी भी देख रेख करनी होगी। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन हमें ये करना होगा। मिहिका और गीता दोनों सास बहू ठान लेते हैं कि वो अभी नौकरी ढूंढकर काम करके पैसे कमाएंगी। वो दोनों कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। दुखी और निराश होकर वो घर लौटते हैं। तभी व्हील चेयर पर बैठा हुआ विनीत भावुक होकर उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं अपाहिज न होता तो आप दोनों को ये दिन देखने की कोई नौबत ही नहीं आती। मेरा जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है। खामखा मैं आप दोनों पर बोझ बनकर रह गया। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं भी उस प्लेन क्रैश में मर जाता। नहीं विनीत, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम हम पर बोझ नहीं हो और कभी ऐसा सोचना भी मत। और खबरदार, अगर आइंदा से मरने की बात की तो। पति को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहती। तो मेरा लाल है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसी बातें मत कर। और तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, वो एक हादसा था। गीता और मिहिका दोनों अगले दिन फिर से काम ढूंढने लग जाती हैं। इस बार वो लोगों के घरों में साफ सफाई या खाना बनाने का काम ढूंढने जाती हैं, लेकिन बेचारी दोनों इस बार भी काम ढूंढने में असफल हो जाती हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है और एक दिन वो दोनों एक ढाबे को देखती हैं, जहां पर बहुत से ग्राहक खाना खा रहे थे। देखिए ना माँ जी, इस छोटे से ढाबे में कितने सारे लोग खाना खा रहे हैं। हाँ मीका बहू, ये ढाबे वाला एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाता होगा। तो क्यों ना हम भी एक ढाबा खोलें? क्या कहती हो आप माँ जी? लेकिन बहू, तू तो जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं रहे कि हम ठीक से 2 वक्त की रोटी खा सके, और तुम ढाबे की बात कर रही हो। हाँ माँ जी, वो बात भी है। ये कैसी दुविधा में फंस गए हैं हम। 6 दिनों से तपती धूप में काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें काम नहीं मिला। न जाने कब हमारी मुश्किलें दूर होंगी। तभी गीता के दिमाग में एक ख्याल आता है। मिहिका बहू, एक रास्ता है। मेरा भाई गिरीश, हो सकता है कि वो हमारे पैसों के लिए थोड़ी सी मदद कर दे। अरे हाँ माँ जी, मामा जी सच में हमारी मदद कर सकते हैं। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मिहिका और गीता दोनों गिरीश के पास जाती हैं। गिरीश एक अमीर आदमी था जो एक बंगले में रहता था, लेकिन गीता ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गरीब जयदीप से शादी की थी, इसीलिए गिरीश उससे ठीक से बात नहीं करता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि हमें अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मत दिखाना। तो क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों? अभी वो गरीब फटीचर जयदीप परलोक सिधार गया, इसलिए आ गई फिर से हमारे तलवे चाटने? हाँ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भैया, विनीत भी अपाहिज हो गया है उस प्लेन क्रैश के कारण। अब सारी जिम्मेदारी मेरे और मिहिका बहू के कंधों पर है। हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें सोचा कि हम दोनों सास बहू मिलकर अपना खुद का ढाबा खोलेंगे, जिसके लिए हमें पैसों की मदद चाहिए थी। मामा जी, प्लीज मना मत कीजिए।
हम बहुत आस और उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास। अरे मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है क्या? हाँ, तुम दोनों को मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम दोनों को यहां से धक्के मारकर भगवा दूंगा। लेकिन भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए ना भैया, भैया। गिरीश गीता और मिहिका के मुंह पर दरवाजा बंद करता है। बेचारी बेसहारा मिहिका और गीता बहुत उदास होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो दोनों क्या करें और क्या नहीं। तभी मिहिका के पापा के दोस्त प्रताप मिलते हैं और मिहिका अपना सारा दुख उन्हें बताती है, जिसके बाद हे भगवान, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? हाँ, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे बांस का खेत है। उसमें से तुम्हें जितने बांस चाहिए तुम ले जा सकती हो बेटा। तुम्हारे पापा ने जीते जी मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने का सौभाग्य दे दो बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप काका। प्रताप मिहिका को ढेर सारे बांस की लकड़ियां देता है, जिन्हें वो अपने साथ ले जाती है। लेकिन मिहिका बहू, हम इतनी सारी बांस की लकड़ियों का करेंगे क्या? ये तो हमारे किसी भी काम की नहीं। किसने कहा कि यह हमारे किसी भी काम की नहीं? माँ जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम इन बांस की लकड़ियों का बांस का ढाबा बनाएंगे। बांस का ढाबा? जी हाँ, बांस का ढाबा। इस ढाबे में ग्राहकों को बांस की वजह से ताज़ा हवा और नैसर्गिक सुख मिलेगा। गर्मी में हमारा ढाबा ठंडा रहेगा। हमें ढाबा बनाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है फिर। अरे वाह बहू, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मीका और गीता दोनों सास बहू मिलकर एक बांस का ढाबा तैयार करती हैं, जिसमें वो दोनों बढ़िया से खाना बनाती हैं और उनके हाथ का बना खाना सभी को पसंद भी आता। अरे भाई, सुपर डुपर खाना बना है मेहका जी। अरे गीता काकी, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे हमने कभी नहीं खाए। ये तो सेम टू सेम अमृतसरी छोले भटूरे लग रहे हैं। अरे और ये पाव भाजी, ये एकदम बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट टेस्ट है भाई। मैं तो 5 प्लेट और खाऊंगा, और तो और 5 प्लेट घर पर पार्सल भी ले जाऊंगा। बहुत मजा आया, थोड़ा और मक्खन डालिए ना बहन जी। जी क्यों नहीं, ये लीजिए। इस तरह दोनों सास बहू अपने बांस के ढाबे से खूब पैसे कमाने लगते हैं और तरक्की करने लगते हैं। ये सब गिरीश से देखा नहीं जाता। गिरीश को गीता और मीका की सफलता देख जलन होती है और वो रात के अंधेरे में जेसीबी लेकर गीता और मिहिका के बांस के ढाबे के पास आता है और जेसीबी से उनके ढाबे को तोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसे स्वर्गवासी जयदीप की आत्मा दिखाई देती है। जयदीप जेसीबी के सामने खड़ा हो जाता है और वो गिरीश को गुस्सैल आंखों से देखता है। जी 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 जी, जयदीप, तुम यहाँ? तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार कह दे रहा हूं, मेरी बीवी और बहू को परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चाहो तो आजमा कर देख लो, अभी की अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आज से, मेरा मतलब है अभी से ही गीता और मिहिका से दूर चला जाऊंगा। मैं फिर कभी उनके पास आस पास भी नहीं आऊंगा। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गिरीश घबराकर जेसीबी घुमाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जयदीप की आत्मा भी गायब हो जाती है। गीता और मिहिका दोनों सास बहू बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके शहर में एक नया रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। वहीं विनीत भी घर बैठे अपने बचपन के शौक डबिंग को पूरा करता है और डबिंग का काम करता है। इस तरह वो तीनों अपने जीवन में बहुत खुशी से रहते हैं। प्रेमेंद्र एक गरीब आदमी था जो गांव में एक स्कूल में प्यून की नौकरी करता। वो अपनी बीवी देवयानी और छोटी बेटी कीर्ति के साथ रहता था। एक दिन घर पर अचानक से आग लग जाती है और देवयानी उस आग में जल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवयानी की मृत्यु के बाद प्रेमेंद्र कीर्ति को अकेले ही संभालता है और उसे एक माँ और पिता दोनों का प्यार देता है। ए कीर्ति बिटिया, ये रहा तुम्हारा टिफिन। आज मैंने तुम्हारी पसंद का बर्गर बनाया है, नए ओवन में बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा बिटिया। थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। और तुम दुनिया की बेस्ट बेटी हो बिटिया।
प्रेमेंद्र गरीब होकर भी अपनी बेटी को हर एक खुशी देता है। वो ओवर टाइम करने लगता है ताकि वो थोड़े और पैसे कमा सके और बेटी को किसी चीज की कमी न पड़ने दे। जब कीर्ति का जन्मदिन आता है तभी थैंक यू पापा, इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस मुझे गिफ्ट करने के लिए। अब मैं पार्टी में इसी ड्रेस को पहनूंगी और सबको जलाऊंगी। ओके बिटिया, तुम खुश तो मैं खुश। अपनी संतान की खुशी में ही एक पिता की खुशी होती है। कीर्ति अपने जन्मदिन पर वो सुंदर ड्रेस पहनती है। उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। प्रेमेंद्र बहुत अच्छा खाना भी बनाता था और वो अपने हाथों से कीर्ति के लिए उसकी मनपसंद डिशेस बनाकर देता। चलो कीर्ति बिटिया, रात हो चुकी है, मैं तुम्हारी चंपी कर देता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी चंपी नहीं की। हाँ पापा, ये लो तेल की शीशी। प्रेमेंद्र कीर्ति की चंपी करता है और उसकी चोटियां बनाता है। कीर्ति बिटिया, तुम्हारी माँ की तरह तो मैं तुम्हारी चोटी नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मुझसे जितना जो हो सके मैं उतना करता हूँ। पापा, सच कहूँ तो आपके कारण मुझे माँ की कमी नहीं खलती। आप मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो, इतनी अच्छी चंपी करते हो, इतनी सुंदर सुंदर चोटी बनाते हो। मेरी प्यारी बच्ची। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए हर महीने एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठा करने लगता और उसे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता है। जब कीर्ति बड़ी हो जाती है तभी वो अपने घर और देवयानी के जेवरों को बेचकर पैसे जुटाता है और उसे शहर पढ़ने भेजता है। वो अब एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा होता है। हे ईश्वर, मेरी बेटी को सही सलामत रखना, उसकी रक्षा करना। वो एक अनजान शहर में गई है। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए बहुत प्रार्थना करता है। 2 से 3 सालों बाद कीर्ति की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो शहर में ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है, जहां पर वो उस कंपनी के बॉस माहिर से मिलती है। माहिर और कीर्ति दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ गांव में बूढ़ा प्रेमेंद्र जिस स्कूल में इतने सालों से काम कर रहा होता है, वो स्कूल बंद हो जाता है, जिस कारण प्रेमेंद्र अब घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे उसके पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने लगते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? बुलाऊं तो किसे बुलाऊं मदद के लिए? कीर्ति ने भी 3-4 महीनों से फोन नहीं किया। अपने बूढ़े गरीब पिता की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उसे। प्रेमेंद्र बेचारा रोज कीर्ति को फोन किया करता, लेकिन कीर्ति ने उसका नंबर ब्लॉक करके रख दिया था। अब वो एक अमीर आदमी की बीवी हो चुकी थी। कीर्ति, मेरे माँ पापा तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापा की याद नहीं आती क्या? आती है माहिर, लेकिन अब मेरी लाइफ ने 360 डिग्री का ट्विस्ट ले लिया है। अब मैं अमीर हो गई हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ में अब गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। That's like my wife. Very good कीर्ति। घमंडी माहिर के साथ शादी करके कीर्ति को भी अब अमीरी का घमंड आ चुका था। प्रेमेंद्र के पास कुछ पैसे नहीं बचते और तभी वो अपनी बेटी को फोन लगाता है, लेकिन बेटी ने तो पिता को ब्लॉक कर रखा था। फिर एक दिन प्रेमेंद्र गांव के टी स्टॉल पर 2 आदमियों को अखबार पढ़ते देखता है और उसमें अपनी बेटी कीर्ति को देखता है, वो भी माहिर के साथ। अरे, ये तो कीर्ति है, मेरी बेटी। ये बिजनेस अवार्ड, बाप रे बाप, मेरी बेटी जीवन में कितनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन ये क्या? इसकी मांग में ये सिंदूर, ये क्या लिखा है? माहिर चोपड़ा और उनकी बीवी कीर्ति चोपड़ा को मिला बिजनेस अवार्ड। कीर्ति ने शादी कर ली है, ये जानकर प्रेमेंद्र चौंक जाता है। उसके हाथ से वो अखबार गिर जाता है और वो कुछ देर के लिए स्तब्ध ही रह जाता है। नहीं, मेरी बेटी मुझे इस तरह पराया नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। कीर्ति, ये तूने क्या कर दिया बिटिया? प्रेमेंद्र अखबार से कीर्ति की कंपनी का नाम देख उसका पता ढूंढता है और वो शहर में उस कंपनी में जाता है। जब कीर्ति और माहिर कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तभी प्रेमेंद्र वहां पर सिक्योरिटी को धक्का मारकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुस जाता है और कीर्ति से बोलता है,
कीर्ति, बिटिया ये तूने क्या किया? तुझे मैंने इतने नाजों से पाला और तूने तूने अपने बाप के साथ ये किया। अमीर होने के बाद तू अपने गरीब बाप को ही भूल गई बिटिया। ये तूने सही नहीं किया, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत ठेस पहुंची है बिटिया। कीर्ति और माहिर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि प्रेमेंद्र का ये तमाशा देखकर सारे क्लाइंट्स उठकर मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या तमाशा किया आपने? इतनी इंपॉर्टेंट डील थी, आपकी वजह से हाथ से निकल गई। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर फेंकिए। तू तू अपने बाप को ही बाहर निकाल रही है? हाँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में आप जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत अमीर हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे अपनी लाइफ में कोई कचरा नहीं चाहिए। निकल जाइए मेरी कंपनी से पापा, और प्लीज भूल जाइए मुझे। अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सिक्योरिटी, इस बुड्ढे को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेमेंद्र को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं और वो बुरी तरह गिरता है। वो रोते रोते गांव लौट आता है। अपनी बेटी से मिले इस धोखे को वो सह नहीं पाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाकर खाना बेचने लगता है और पैसे कमाने लगता है। अरे बहुत बढ़िया कढ़ी चावल है परमेंद्र भाई, तुम इतने अच्छे शेफ हो। तुम्हारे इस गुप्त हुनर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, अरे भाई इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हो, सल्यूट है आपको परमिंदर काका। अब क्या करें, जब अपना ही खून आपको धोखा दे दे तो फिर खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन अचानक से माहिर और कीर्ति का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद उन्हें बंगला, गाड़ी और अपनी सारी संपत्ति बेचकर उससे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है और वो कहीं के नहीं रह जाते। तभी अचानक से वो फोन पर वायरल हुए प्रेमेंद्र का वीडियो देखते हैं, जो अपने ठेले पर खाना बना रहा होता है। वो उस वीडियो को देखकर गांव जाते हैं और प्रेमेंद्र से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने अमीरी में इतना घमंड किया जिसकी सजा अब हम भुगत ही रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दीजिए आपकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का। प्रेमेंद्र उन दोनों के आंसू पोंछकर उन्हें गले से लगाता है और वो उन दोनों को माफ कर देता है। वो दोनों उसका ढाबा संभालते हैं और उसे आराम करने देते हैं। ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद कीर्ति एक रेस्टोरेंट खोलती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है और जीवन भर अपने पिता को अच्छे से संभालती है। एक गांव में सदानंद कहकर एक गरीब आदमी और उसकी बीवी इंदु दोनों शादी, ब्याह और बाकी फंक्शंस में खाना बनाने का काम किया करते थे। सदानंद और उसकी बीवी इंदु दोनों बहुत मेहनती थे। लोगों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता और सबसे ज्यादा तो उनके हाथ का बना हुआ बटर चिकन। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने काम से कम फायदा होने लगता है। उन्हें काम बिल्कुल नहीं मिलता, जिस कारण सदानंद और इंदु बहुत परेशान से रहने लगते हैं। लॉकडाउन के बाद तो अब शादियों में गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति है, जिस कारण सभी अब अपनी शादियों में खुद ही खाना बना रहे हैं। और इसी वजह से हमें काम ना के बराबर मिल रहा है। जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे होगा। घर में राशन भी खत्म होने को आया है। आप वो हीरा लाल के यहाँ पर गए थे ना, उसे किसी फंक्शन के लिए खाना बनाने के लिए लोग चाहिए थे। हाँ इंदु, लेकिन हीरा लाल ने कहा कि उन लोगों ने खाना बनाने वाले ढूंढ लिए हैं। उनके बेटे का नामकरण है, उसका फंक्शन है। अरे नहीं, एक काम मिला था वो भी हाथ से गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। 2 दिनों तक इंदु जैसे तैसे घर में बचे खुचे राशन से काम चला लेती है, लेकिन 2 दिन बाद घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। अरे इंदु, चाय बनी कि नहीं अभी तक? टेंशन के मारे सिर फटे जा रहा है मेरा। अरे जल्दी से लाओ ना। जी माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको चाय नहीं दे सकती। घर में ना दूध है ना चीनी। मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं शायद। मैं उनसे आपके लिए राजू चाय वाले से चाय ले आती हूँ, साथ में बिस्किट या बन मस्का भी ले आती हूँ।
अब दोपहर को तो कुछ नहीं है खाने को, रात में मंदिर के भोजन से काम चला लेंगे। ठीक है इंदु, एक काम करो, तुम रहने दो, मैं जाकर चाय लाता हूँ, 2 पैसे। इंदु की जगह सदानंद चाय लेने जाता है। तभी वहां पर वो व्याकुल हीरालाल को उसी के घर की तरफ जाते हुए देखता है। अरे हीरालाल, अरे रुको तो 1 मिनट। सदानंद, अच्छा हुआ तू यहीं पर मिल गया, मैं तेरे ही घर जा रहा हूँ। सुन, जल्दी से तू और भाभी जी तैयार हो जाओ दोनों। वो अंतिम समय पर उस खाना बनाने वाले की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण वो और उसका भाई आज खाना बनाने नहीं आ सकते, तो इसीलिए तेरा ही चेहरा आया दिमाग में सबसे पहले। अरे धन्यवाद मेरे भाई। मैं और इंदु, हम दोनों अभी आ रहे हैं। पता बता। सदानंद और इंदु उस नामकरण के फंक्शन में जाकर खाना बनाते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिनसे उनका 1 हफ्ते का गुजारा आराम से हो जाता है। इंदु अब सोचती है, जी हम कब तक यूं ही शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में यूं ही खाना बनाते रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे हम रोज पैसे कमाते रहें। लेकिन इंदु, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें। इंदु की ये बात सुनकर सदानंद चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो इंदु? एक ढाबा? तुम्हें पता तो है ना, एक ढाबे को बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, और तो और उसमें बनाने वाले खाने का खर्च अलग। जी आप पूरी बात तो सुन लेना पहले। हम अपने घर के आंगन को ही ढाबा बना देंगे। भगवान की कृपा से हमारा आंगन बहुत बड़ा है, लोग आसानी से उसमें बैठकर खाना खा सकते हैं। और रही बात क्या बेचने की, तो हम लोगों को कई सारी नहीं बल्कि एक ही पदार्थ बनाकर बेचेंगे जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद भी आए और ज्यादा बिके भी। हाँ इंदु, ये वाला सुझाव काफी बढ़िया है। मैं सोच रहा कि क्यों ना हम बटर चिकन ही बेचें। वैसे भी हम दोनों जहां कहीं भी खाना बनाने जाते हैं, सभी सबसे ज्यादा हमारे हाथ के बने बटर चिकन को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, एकदम सही विचार है। बटर चिकन जैसा पदार्थ तो लोग बड़े चाव से खाएंगे। इंदु और सदानंद अपने घर के आंगन को एक ढाबे में बदल देते हैं और उसका नाम स्पेशल बटर चिकन ढाबा रखते हैं। एक ही दिन में उनके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सभी को उनके हाथ का बना बटर चिकन बहुत पसंद आता है और उनका दिल खुश हो जाता है। ओहो, क्या स्वाद है जी, क्या स्वाद है। इस बटर चिकन ने तो बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाले बटर चिकन तक को फेल कर दिया भाई। वाह, सच में मैं इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन इससे अच्छा बटर चिकन कहीं भी नहीं खाया। वाह। अरे आप दोनों मियाँ बीवी के बनाए इस बटर चिकन में पक्का किसी जादू इंग्रेडिएंट की मिलावट हुई है, हाँ? अरे भाई, बटर चिकन से तो मुझे प्यार हो गया है, प्यार। आज तो मैं जी भर के बटर चिकन खाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब इंदु और सदानंद का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। हर संडे को तो उनके ढाबे पर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था। इंदु और सदानंद आए दिन नई नई स्कीम्स और मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाकर अपने ढाबे पर ग्राहक आए इसकी योजना करा करते थे। अरे वाह, इस बटर चिकन ढाबे पर जिसने भी 3 मिनट में सारा बटर चिकन चट कर लिया ना, उसे पूरे 5 प्लेट बटर चिकन फ्री मिलेगा। और अगर कोई हारा तो उससे उस मुफ्त में खाए बटर चिकन के पैसे भरने पड़ेंगे। भाया, ये सब अपने बस की बात ना है। चल चल, यहां से चलते हैं। ओफो यार, तू भी ना सच में भीगी बिल्ली रहेगा। अरे रिस्क ना लेना ही खुद में एक तरह का रिस्क है। चल अपनी किस्मत को आज आजमा कर ही देखते। वो दोनों ग्राहक उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में असफल रह जाते हैं। इसी तरह दिन ब दिन बटर चिकन ढाबे की रेपुटेशन गांव में किसी बड़े से रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी एक दिन अचानक गली में घोषणा होती है कि अगर 3 दिनों के अंदर ही अंदर उस गली के लोगों ने अपने अपने घरों को खाली नहीं किया तो वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उन घरों की जगह पर एक सुंदर सा बंगला बनने वाला था जो कि किसी अमीर आदमी का होता है। सभी गली वाले इस बात को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। अभी अभी ही हमारे जीवन में जरा सी खुशियां क्या आ गई, उन्हें तुरंत नजर लग गई।
अब हमें इस घर को छोड़कर कहीं और रहने जाना होगा, और इस घर को खाली करना मतलब हमारे बटर चिकन ढाबे को बंद करना। जी, मेरा तो यही सोचकर बीपी हाई हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मेरे मेरे कान्हा जी सब सही करेंगे। मकान ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक घर भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है और उनके सामने अब ढाबे को खोलने की समस्या खड़ी हो जाती है। अब घर भी मिल गया, लेकिन हम हमारा बटर चिकन ढाबा कहाँ खोलेंगे? घबराओ मत इंदु, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैं और भी जगहों पर जाकर ढाबे के बारे में पता लगाता हूँ। क्या पता कोई बड़े दिल वाला हमें अपना मकान दे दे, कम पैसों में ढाबा फिर से खोलने। हाँ जी हाँ, यही कीजिए। सदानंद गांव में कई जगहों पर जाकर ढाबे के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई जगह या मकान नहीं मिलता। जब वो शाम में बाजार से लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक समोसा और वड़ा पाव वाला ट्रक में समोसा वड़ा पाव बना बनाकर लोगों को बेच रहा है। अरे वाह, ये तो ट्रक ढाबा है। क्यों ना इंदु और मैं अपना एक ऐसा ही ट्रक ढाबा खोल ले। सदानंद ये बात जाकर इंदु को बताता है। हाँ हाँ जी, वैसे भी आपके दोस्त विभूति के पापा की ट्रक वैसी ही पड़ी है उनके रिटायरमेंट के बाद। विभूति तो एक बार आपको वो ट्रक मुफ्त में भी देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन आप ही ने मना किया था। आप उनसे बात कीजिए न जाकर। हाँ इंदु। सदानंद अपने दोस्त विभूति के पास जाकर उसके पापा की ट्रक को ले लेता है और वो उसकी बहाली करके उसे एक ढाबे के रूप में बदल देता है। सभी बटर चिकन ट्रक ढाबे पर बटर चिकन खाने आते हैं और इस बार तो ट्रक ढाबे के जरिए उस आंगन वाले ढाबे से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। सदानंद पैसे इकट्ठा होने के बाद विभूति को ट्रक के पैसे दे देता है और वो और इंदु दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।